नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का एक हिस्सा देखने वाले हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा होने के कारण पूरे भारत देश में ये हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, व्याकरण बहुत ही सुंदर है और एक बार हम इसमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो ये व्याकरण हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे आज इस पहली अवधि में। ये शुरुआत है शब्द भेद से। शब्द भेद का मतलब क्या है? तो शब्द भेद का मतलब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो अगर हम शब्द भेद, शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से यह वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से दो प्रकार है ये? तो एक है विकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात बदलने वाले, परिवर्तन जिन शब्दों में होता है, इन शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। और नंबर दो में क्या है? नंबर दो में है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जो न बदलने वाले शब्द हैं, इन न बदलने वाले शब्दों को हम कहेंगे अविकारी शब्द, अव्यय कहेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ विकारी शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो विकारी शब्द, विकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सव्यय कहते हैं। सव्यय का मतलब क्या है? जिनमें विकार होता है, जिनमें बदल होता है, जिनमें बदलाव होता है, इनको कहेंगे विकारी शब्द अर्थात सव्यय। इनकी परिभाषा क्या है? तो इनकी परिभाषा इस प्रकार से है। विकारी शब्द की परिभाषा इस प्रकार से है। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदल नहीं होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे परिभाषा जो है, फिर से हम देखने वाले हैं। नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी भाषा का व्याकरण देखने वाले हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण। छात्रों, आप जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे देश में यह भाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, ये व्याकरण बहुत ही सुंदर होने वाला व्याकरण है। अगर हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे तो हिंदी व्याकरण की शुरुआत हमें शब्द भेद से करनी होगी। शब्द भेद ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है व्याकरण की, ये शुरुआत है शब्द भेद। शब्द भेद को ही शब्दों का वर्गीकरण ऐसा कहा जाता है। क्या कहा मैंने? कि शब्द भेद को ही शब्दों का वर्गीकरण ऐसा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है और ये प्रकार है नंबर एक में विकारी शब्द और नंबर दो में अविकारी शब्द। तो इन दो प्रकारों में हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द हम किसे कहते हैं, विकारी शब्द की परिभाषा क्या है। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि विकारी शब्दों को ही सव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों को ही सव्यय कहते हैं। सव्यय का मतलब क्या है? जिनमें विकार होता है, जिनमें बदल होता है, जिनमें बदलाव होता है, इन्हें कहेंगे सव्यय या विकारी शब्द। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। विकारी शब्दों की परिभाषा
क्या है हम ठीक से देखेंगे। तो देख लीजिए विकारी शब्द की परिभाषा। देखिए, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखिए। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन मतलब बदल होता है उन्हें विकारी शब्द अर्थात सव्य कहते हैं। इन्हें सव्य कहा जाता है। तो ये परिभाषा होने के बाद हम क्या करेंगे, परिभाषा देखने के बाद हम क्या करेंगे, विकारी शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। विकारी शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। वैसे तो असंख्य रूप में ये उदाहरण पाए जाएंगे, देखे जाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो विकारी शब्दों के उदाहरण हैं। इसमें घर, पाठशाला, रास्ता, गांव, पेड़, मनुष्य, वो, वे, सुंदर, सुंदरता, लिया, दिया, ये सारे जो शब्द है और ऐसे ही ढेर सारे शब्द है। इन सारे शब्दों को हम कहेंगे क्या, विकारी शब्द। तो ये हो गए विकारी शब्द। अब हम देखेंगे कि विकारी शब्दों के भेद कितने हैं। विकारी शब्दों के भेद कितने हैं? तो निश्चित रूप से विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? तो नंबर 1 में है संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। नंबर 2 में सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 में है क्रिया। तो ये विकारी शब्द है। इन शब्दों के रूपों में कर्ता या क्रियापद बदलने के बाद परिवर्तन होता है। इसके कारण इन शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 इसके उदाहरण हैं, मतलब प्रकार हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक के बारे में यहाँ एक एक शब्द लेकर, विकारी शब्दों में होने वाले एक एक शब्द लेकर क्या करेंगे, हम उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे ही साथ उसके प्रकार अर्थात उप प्रकार और उसके कई उदाहरण हम देखने वाले हैं, ताकि आप विकारी शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो छात्रों, अब हम क्या देखने वाले हैं, विकारी शब्दों के भेद देखने वाले हैं, अर्थात हम विकारी शब्द देखने वाले हैं। तो विकारी शब्दों के 4 भेद है, ये जानकारी अभी अभी हमने प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, विकारी शब्दों में होने वाला पहला जो शब्द है वो है संज्ञा। तो हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, पहले इसकी संज्ञा की परिभाषा क्या है। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थल, प्राणी, जाति, भाव अथवा द्रव पदार्थों का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में क्या क्या है, तो एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, पदार्थ, स्थल, प्राणी है, जाति है, भाव मतलब भावना है, और इसके साथ ही साथ जो द्रव पदार्थ है, जैसे पानी है, तेल है या मिट्टी का तेल है, ऐसे जो द्रव पदार्थ है, इन द्रव पदार्थों का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा होने के बाद हमें ये देखना है कि संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है।
तो ये कौन कौन से 5 भेद है? इसमें नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है समूहवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार से हमने ये देख लिया है कि संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है, और 5 भेद देखने के बाद हमें क्या करना होगा कि हर एक के बारे में, हर भेद के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी होगी, ताकि हम निश्चित रूप से कह सकेंगे कि संज्ञा के जो भेद है इसमें शब्द इसी प्रकार में ही आता है, दूसरे में नहीं आता है। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं संज्ञा के भेद, उनमें से पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आने वाले जो भी नाम है, अर्थात पदार्थों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के जो नाम है, ये नाम कैसे और कौन से होंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा? तो देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा: जिस संज्ञा से किसी एक ही विशेष व्यक्ति, किसी संज्ञा से किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें किसी जाति या किसी वर्ग के अंदर आने वाले पदार्थों के, व्यक्तियों के नाम नहीं है, किसी जाति के अंदर आने वाले वस्तुओं के, पदार्थों के नाम नहीं है। तो क्या है? किसी एक ही विशेष व्यक्ति, कोई एक विशेष व्यक्ति या वस्तु अथवा विशेष स्थान का बोध होता है, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये देखने के बाद अगर हम उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण देखने के बाद हमें निश्चित रूप से ठीक से पता चल जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण या नाम कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला जो उदाहरण लिया है वह है सचिन। सचिन मतलब एक व्यक्ति, एक लड़के का नाम है ना? एक लड़के का, एक व्यक्ति का नाम है सचिन। तो किसी एक को हमने चुन लिया है, किसी एक को हमने ले लिया है, वो है सचिन। उसके बाद क्या है? मुंबई है ना? बहुत सारे शहर है भारत देश में, दुनिया में, लेकिन उनमें से हमने एक विशेष शहर को चुन लिया है, वो है मुंबई। उसके बाद राधा, लड़कियों में एक नाम राधा। आम, जो बहुत सारे फल है, फलों में एक आम। मोती, हिमालय, हिमालय जैसे तो दुनिया में है ना ज़्यादा पर्वत नहीं है ना? हिमालय जैसा तो दूसरा दुनिया में कोई पर्वत नहीं है ना? विशेष होने वाला ये हिमालय पर्वत। उसके बाद गंगा, भारत देश की पवित्र नदी। गुलाब, गुलाब का फूल है ना? उसके बाद जामुन है ना? फलों में बहुत सारे फल है लेकिन जामुन। पीपल, पेड़ों में बहुत सारे पेड़ है लेकिन उनमें से एक है पीपल। तो इन संज्ञाओं से हमें ये पता चल गया है कि हमने किसी एक ही विशेष व्यक्ति को, वस्तु को या किसी नाम को हमने चुन लिया है, और चुनने के बाद हमें उससे ही है ना पहचानने में एक प्रकार की सुविधा हो रही है। और इसके कारण ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे नाम है ना? सचिन जैसे या मुंबई जैसे ढेर सारे नाम है। तो इन सारे नामों को, जिनको हमने अलग से चुन लिया है, इनको ही हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष रूप से हमने उसे नाम देकर चुन लिया है, और इसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण तो आप समझ गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी हमने देख ली है। ये देखने के बाद ढेर सारे उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। आपको इनको मन ही मन में गिनना होगा, उनकी गिनती करनी होगी, ताकि आप ऐसे सारे शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या आप समझ पाएंगे।
तो विद्यार्थी मित्रांनो, अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। किसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा? देखिए उसकी परिभाषा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से है, किसी संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है जिसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे कि जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, किसी जाति, मनुष्य जाति, प्राणी जाति अथवा पेड़ों की जाति, इस प्रकार से जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है जिसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखने के बाद हम देखेंगे कि उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उसके उदाहरण तो ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ जो आपको समझने के लिए काफ़ी है उतने ही उदाहरण देखेंगे। जैसे लड़का, लड़का मतलब ये मनुष्य जाति में लड़का आ गया। तो लड़का, शहर, शहर मतलब सारे शहर, किसी एक का नाम, किसी विशेष एक का नाम नहीं है। ये शहर, गांव, नदी, पर्वत, फूल, फल, खेत, बैल, पुस्तक, घर, महल आदि। तो इन सभी नामों से हमें उस जाति का ही बोध होता है। अगर हम कहेंगे क्या पर्वत, तो सारे पर्वत है ना, पर्वत जाति का हमें बोध होता है। नदी लेंगे तो सारी नदियाँ, इसी प्रकार से उस जाति का ही हमें बोध होता है जातिवाचक संज्ञा से। इसके कारण ही इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी का दिया हुआ नाम नहीं आता है, बस उसकी जाति का, उसके वर्ग का, उसके प्रकार का यहाँ नाम आता है, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखने के बाद नंबर 3 का संज्ञा का प्रकार कौन सा है? तो निश्चित रूप से 3 का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। क्या है ये प्रकार? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, तो भाव का मतलब क्या है? तो भाव का मतलब है भावना। भाव का मतलब क्या है? भावना। मनुष्य के अंदर होने वाली, प्राणियों के अंदर होने वाली जो भावना है उसे कहेंगे भाव। तो उस भाव को लेकर बनने वाली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। क्या है इसकी परिभाषा? जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण, दशा, धर्म, व्यापार अथवा भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, जो भी ये परिभाषा है, ये परिभाषा ठीक ढंग से समझ लेने का प्रयास करेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब ही क्या मैंने बताया है? भावना। तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण, उसमें होने वाला गुण, दशा, अवस्था, जिसे दशा को हम कहेंगे अवस्था, धर्म, व्यापार अथवा भाव का बोध होता है, मतलब भावनाओं का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये उदाहरण हो, ये परिभाषा होने के बाद हम क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे। क्या है इसके उदाहरण? मानवता, मनुष्य में होने वाली मानवता, नम्रता, चतुराई, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, ईमानदारी, बचपन, ऐसे हम असंख्य उदाहरण ले सकते हैं, जो यहाँ लेने संभव नहीं है क्योंकि समय की पाबंदी है। इसके कारण हम ये ज़्यादा उदाहरण तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इस जैसे होने वाले जितने सारे उदाहरण होंगे, इन सारे उदाहरणों को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार से छात्रों, हम आज प्रारंभ में 3 संज्ञाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पहली संज्ञा का जो प्रकार है वो प्रकार हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में है जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा। तो इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आगे हम इसके जो बाकी प्रकार हैं वो देखेंगे।